हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, वो सबसे 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 बेस्ट लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर के बाद में तुम जाके यूट्यूब में किसी भी फैकल्टी का सेम टॉपिक देख लेना, एंड देन यू विल रियलाइज कि तुम जिस बंदे से पढ़ रहे हो ना, वो सही में एक रॉक स्टार है। ठीक है, अपनी थोड़ी सी बड़ाई कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ से। तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो देखो, तुमको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा है बंदा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे एक। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? बालों में से हमारे यहाँ पे जो हम इनको बोलते हैं जुए, इंग्लिश में बोलते हैं लाइस। लाइस निकाल रहा है ये, है ना? कितने सारे बालों में से देखो लाइस निकाल रहा है ये, है ना? चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो बंदर है ना, ये इतने सारे बालों में से जुए निकाल रहा है। अब हमारे यहाँ भिलवाड़ा में इनको जुए बोलते हैं। तुम में से कोई भिलवाड़ा में से हो तो कमेंट करके जा सकता है, मैं आता रहता हूँ भिलवाड़ा, मिलेंगे। तो इतने सारे बालों में से क्या कर रहा है? जुए निकाल रहा है। अब इज इट पॉसिबल फॉर हिम, उस बंदर के लिए, कि वो सारे सारे निकाल देगा, एक एक छोटी से छोटी भी निकाल देगा? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। बट वो मोटा मोटी उसका एक्सपर्टीज है वो करने में, वो ढूंढ 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 के निकाल देगा। बट वो 100% नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल से तुम एक बात समझो। तुम ये बंदर हो, ठीक है, और उसका ये जो खोपड़ा है ना, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसके ट्रांजेक्शन है। अब इज इट प्रैक्टिकेबल फॉर अस टू चेक ऑल द ट्रांजेक्शन्स, और जो भी मिस्टेक हम निकाल के लिया है? बताओ कौन कौन बोलता है पॉसिबल है और कौन बोलता है कि नॉट पॉसिबल? ओके, एंड इफ यू डोंट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन ना, ये वीडियो इंटरेक्टिव नहीं होंगे। इंटरेक्टिव नहीं होंगे तो तुम जैसे रीड, जैसे पढ़ने आते हो टीचर से पढ़ के चले जाओगे, तुम यार हिमांशु भैया से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सो यू विल हैव टू बी इंटरेक्टिव, यू विल हैव टू टेल कौन ऐसा बोल रहा है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स में हम गलती, सारी गलतियां पकड़ लेंगे। कौन बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है? आई नो आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग ये बोलोगे कि सारी गलतियां पकड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपना यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको मैंने आके बोला। उसमें कौन कौन आ गए? इन्वेस्टर, बैंकर, डेटर, क्रेडिटर, पब्लिक, गवर्नमेंट, सब आ गए। उनको मैंने बोला कि भैया मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सारी मिस्टेक पकड़ के तुमको बता दूंगा। तो उनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार ऐसा कैसा आदमी, इसको हमने रखा कि यार सबसे इंटेलिजेंट आदमी, इसको सबकी नॉलेज, और ये बोल रहा है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो फिर फायदा क्या है ऑडिट करवाने का? तो मैंने उनको बोला तू 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 और तू, तुम एक काम करो, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन कर लो और तुम दे देना गारंटी। तो उनका सोच में लग गए कि ये बोल रहा है कि जब ये वेरीफाई नहीं कर सकता, ये गारंटी नहीं दे सकता, तो हम क्या करेंगे? तो उन लोगों ने बोला कि फिर आप ही बताओ कि आप क्या करके दोगे, आप वेरिफिकेशन करोगे तो सही, पर उसके बाद में हमें क्या बताओगे? तो उसने बोला कि अभी तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास थोड़ा सा टाइम है बताने का। अब देखना, एक और वीडियो देख लेते हैं। चलो, अपने पास तो टाइम है ना। ये लड़का बोल रहा है कि इसको इसके लुक्स की वजह से एक लड़की ने रिजेक्ट किया। बड़ा हो गया, उसके बाद भी इसके लुक्स बेकार ही है, फिर भी रिजेक्ट हो गया। पर लुक्स की वजह से हुआ क्या? लुक्स की वजह से ये हुआ कि लड़की का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ रे भाई? अगर लड़का स्मार्ट होता तो शायद फिर वो हाँ कर देती, पर उसके लुक्स अच्छे नहीं थे, इसलिए लड़की ने मना कर दिया। बेसिकली उस बंदे के लुक्स से उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने कहा मेरे को आइडिया आ गया कि मुझे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या आंसर देना है। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, बट जिस चीज़ से तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता हो, वैसी सारी गलतियां मैं पकड़ लूंगा, या मैं कोशिश करूंगा ऑडिट में कि मेरा मेन फोकस उन गलतियों पर रहे जिससे तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होता हो। तो बाकी लोगों ने सोचा कि ठीक बात बोल रहा है। तो मैथमेटिकली मतलब 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, अगर इसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की मिस्टेक हो गई तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमें मतलब इन्वेस्टर्स या किसी यूजर को फर्क पड़ेगा क्या? बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने से अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है।
पर अगर मान लो कि 15-10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो तो फर्क पड़ेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ यार, इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक होगा तो फर्क पड़ेगा हमारे डिसीजन को। सो मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा ऑडिट के अंदर, मैं ये इंश्योर करूँगा कि मैं ये जो बड़े बड़े अमाउंट की मिस्टेक्स है ना, ये सब पकड़ लूँ। तुमको ओके है क्या? एवरीवन वाज लाइक कि हाँ यार, ये दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑडिट में हम मिस्टेक को क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। अगर ये मिस्टेक बड़ी मिस्टेक है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? वो बड़ी मिस्टेक जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता हो। अभी तुम सेम एग्जांपल लो अपना मंकी वाला, कि अपन बंदर हैं, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है, बड़ी कंपनी लाखों लाखों ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि हम सारी मिस्टेक नहीं पकड़ सकते, बट हमारा फोकस उन मिस्टेक्स की तरफ रहेगा जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब वो किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और अगर अपन ऐसी गलतियां पकड़ ली और छोटी मोटी गलतियां रह भी गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। ठीक है? तो जब मैंने उनको बोला कि मैं गारंटी तुमको नहीं दे सकता, इन द ओपिनियन आई कैन नॉट टेल यू कि चीज़ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, फिर छोटी सी भी गलती है कि तुम गला पकड़ लोगे मेरा कि तूने बोला था करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सो मैंने बोला कि मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता, मतलब मैं तुम्हें एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब होता है इट्स लाइक गारंटी, कि व्हेन आई सेड आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि सब कुछ करेक्ट है, आई विल टेल दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट आई एम लाइक आई कैन नॉट गिव यू एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सो मैं जो आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ दैट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट तुम देखो जैसे बंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को एकदम माइन्यूटली चेक कर रहा है, मैं भी अपने ऑडिट प्रोसेस में एकदम बहुत डिटेल में टेस्टिंग करूंगा। उसमें मेरा पर्पस ये होगा कि मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, क्लाइंट से करेक्ट करवाने हैं, नहीं करेगा तो तुमको रिपोर्ट करने हैं। सो आई एम स्टिल गिविंग यू अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। दिस काइंड ऑफ अश्योरेंस वी कॉल्ड एज अ रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आती है क्या बात? समझ में आती है? तो जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिटिंग में भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहली बात मैंने ये लिखी कि दैट माय ऑब्जेक्टिव क्या है? माय ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब मेरे साथ तुम रिपीट करना। तुम YouTube पे देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ फेस टू फेस नहीं है तो नहीं रिपीट करेंगे तो चल जाएगा, बट तुम्हारे माइंड में तुमको याद नहीं होगा, तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको रिपीट करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट financial statement as a whole are free from material misstatement। ठीक है? सो मेरे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का पार्ट 1 मैंने तुमको बता दिया, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड पार्ट ऑफ माय ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। भैया तुम वेरिफिकेशन कर लोगे, उसके बाद उस लिख लिया कि ये सब हमने आइडेंटिफाई किया, अपने ड्रॉअर में जाके तुरंत डाल देंगे। तुमको रिपोर्ट करूंगा, तुमको कम्युनिकेट करूंगा कि मेरी फाइंडिंग्स क्या है। टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है? अगर मंकी वाला एग्जाम्पल तुम्हें माइंड में सेट हो गया ना कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अस टू वेरीफाई 100% ऑफ ट्रांजेक्शन, बट we do a detailed level of testing to find out whether there are any material misstatement in the financial statement। उनको आइडेंटिफाई करना है, क्लाइंट से उनको करेक्ट करवाना है, नहीं करवाना तो अपने रिपोर्ट में लिख देंगे कि भैया क्लाइंट के यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो दे विल बी अवेयर। व्हेन आई एम सेइंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, देन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइक ओके
देयर इज नथिंग विच हैज़ बीन फाउंड जिसकी वजह से हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता हो। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन मटेरियल एस्पेक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट थी वो बराबर से यहाँ फॉलो हुई है, लॉज एंड रेगुलेशन का बराबर से कंप्लायंस हुआ है। ठीक है, सो दैट रिपोर्ट गिव यूजर्स हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ओपिनियन का मतलब ये है क्या कि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ होगी, फ्यूचर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, आर ओपिनियन इज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन बराबर बने कि नहीं बने। ओके, नाउ कम टू द मॉड्यूल पॉइंट नंबर 5। अभी ये जो नंबर है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें सब एकदम बाय हार्ट करवा दूंगा। स्टार्टिंग है इसलिए आई टुक 2 सिनेरियोस, 2 अलग अलग वीडियो निकाले इतने कोशिश करके कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा इजीली। In conducting audit of financial statement, objective of the auditor in accordance with this standard is, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। अभी यार देखो, मिस्टेक होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 2 ही रीजन से हो सकती है, या तो तुमसे गलती में हो गई या तुम जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, तो वो मिस्टेक का कारण क्या हो सकते हैं? एक होगा फ्रॉड, धोखाधड़ी, एक होगा एरर। सो एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन बन के आया था एक बार कि मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैपन्स ड्यू टू फ्रॉड ओनली। तो आंसर क्या बोलोगे? नहीं, मिस्टेक बेसिकली मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन हैपन ड्यू टू नॉट जस्ट फ्रॉड, इट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू एरर। सिंपल करेक्ट इनकरेक्ट था, इतना सा लेकर 2 नंबर मिल जाते हैं अपने को। ठीक है, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन मटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि जो मैं सारे वर्ड यूज करता हूँ मुझको ये सब बाय हार्ट है। ठीक है, मुझे फंडामेंटली क्या करना होता है कि पूरी स्टोरी क्रिएट करनी होती है तुम्हें समझाने के लिए। समझ में आया तुमको? अगला, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग की जो हमने फाइंड आउट किया उसके बेसिस पे हमको रिपोर्ट करना है एंड कम्युनिकेट करना है। इज दैट क्लियर? मज़ा आ रहा है? लग रहा है कि ऑडिट थियोरेटिकल है, कितनी तो प्रैक्टिकल है। ऐसा मूवी के वीडियो देख के अपन समझ पा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। क्लियर है? रीजनेबल एश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। Absolute assurance is complete assurance or a guarantee that financial statements are free from material misstatement. However, reasonable assurance is not a complete guarantee. ये complete guarantee नहीं है, although it is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. और बहुत प्रैक्टिकल है। तुम ऐसा मत सोचना कि अपन भी ऑडिट कर रहे हैं, अपन गारंटी नहीं दे रहे हैं। अरे अपन गारंटी दे ही नहीं सकते। आगे हमने एक्सप्लेन भी किया है कि हम क्यों गारंटी नहीं दे सकते। जब तुम्हें रीज़न पता पड़ेंगे ना, देन यू विल बी लाइक कि यस, ऑडिटर ने सही किया, हमने सही किया हमारे ऑब्जेक्टिव में लिख के कि भैया हम गारंटी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम क्या है गारंटी देने में? छोटी सी गलती आई ना, वो आके हमारा गला पकड़ लेंगे कि तुमने तो बोला था सब सही है, यहाँ तो गलती निकल गई। इसलिए हमने भैया पहले ही हमारे स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्लैरिफाई कर दिया कि हम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। यहाँ पे एक करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रीजनेबल एश्योरेंस इज अ गारंटी that financial statement are free from material misstatement. We'll say no. Reasonable assurance is not a guarantee. Absolute assurance is a guarantee. ठीक है, वो बोलेगा reasonable assurance is a lower level of assurance. एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, our answer will be incorrect. Reasonable assurance is a high level of assurance. अगर मैं तुम्हें चार्ट की फॉर्म में समझाऊं कि अगर ये एब्सोल्यूट लेवल है then this is a reasonable level. ठीक है, this is also very हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक बार फटाफट दिमाग में सेट कर ले क्या, मतलब वापस में तुमको ऑब्जेक्टिव याद करा दूँ, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एक ऑडिटर है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी, बट उसने ये इंश्योर नहीं किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, और उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। ये एग्जाम क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से, कि यहाँ पे हमको हमारा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोल रहा है कि तुम्हें ये इंश्योर करना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट,
उसके बाद अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। तो वहाँ पे हमें ये एग्जैक्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो लिखना था, इसमें 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। कितना इजी पेपर आता है देखो। तो फिर से बोलता हूँ मैं तुम्हारे माइंड में डालने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड इज टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज पर द ऑडिटर्स फाइंडिंग। क्लियर? क्लियर। नोट्स में ऑब्जेक्टिव को कॉपी कर लेना, ठीक है, ये दोनों पॉइंट कॉपी कर लेना। एनालिसिस तुमको समझ में आ गया। यहाँ पे वापस करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन तुमको समझा दिया कि हमारा जो ओपिनियन है दैट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज नॉट अ गारंटी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन्स अ गारंटी, जो कि हम देते नहीं, कोई नहीं देते। चलो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट बाय द ऑडिटर विद प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसे। ऑडिट एविडेंस, भाई हम काम करेंगे तो हम एविडेंस गैदर करते हैं, जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड। It leads to high level of assurance, which is called as a reasonable assurance, but it is not an absolute level of assurance. Misstatement in financial statement can occur due to fraud or error or both. The auditor seek to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error. He has to see effect of misstatement of financial statement in whole in totality. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ थोड़ा सा। और देखो, अभी देखो, अपने जब मंकी की बात करी, छोटी छोटी वो जुए पकड़ रहा था। अभी हमने बोला कि वो मंकी ऑडिटर है, तो उसका काम क्या है कि बड़ी बड़ी को देख ले, ताकि वो दिमाग का खून नहीं भिजावे अगले आदमी का, ठीक है। तो हमने ये काम किया, बट ऐसा पॉसिबिलिटी ना छोटी मिला के इतनी सारी हो कि वो बड़ी के बराबर हो जाए, पॉसिबल है। छोटी मिस्टेक है, पर उन सबको जब टोटल करेंगे तो बड़ी मिस्टेक के बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि छोटी को छोड़ दो, छोटी को भी साथ में मिला के इवैल्यूएट करना है कि वो एक लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इफ़ आई पुट दैट इन मैथमेटिकल टर्म्स, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 25 करोड़ से ऊपर की अगर कोई मिस्टेक है, दैट इज अ मटीरियल मिस्टेटमेंट, बेसिकली बड़ा मिस्टेक है जो किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। 25 करोड़ के नीचे है तो मैं बोल रहा हूँ कि वो डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। आई विल स्टिल से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है। पर 10 10 2 2 1 1 प्लस 1, अभी ये इंडिविजुअली तो मटेरियल नहीं है, मतलब बड़ी नहीं है, बट सबको मिलाऊंगा तो कितना हो गया? 20 24 26 25 से ऊपर हो गई ना। यस, इन विच केस आई विल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो मैं जो असेसमेंट करता हूँ ना इन मिस्टेक का, इन मिसस्टेटमेंट का, मैं इंडिविजुअली भी करता हूँ इनको टोटल करके, जैसे इंडिविजुअली भी करूँगा और इन छोटे को मिला के भी करूँगा। तो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट वो इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। क्लियर? हम जब आगे जाएंगे ना इस कोर्स में, देन ये कॉन्सेप्ट है ना एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब मैं सिंपल तुमको बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है। वहाँ जाके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। राइट नाउ हम पहले चैप्टर के तीसरे लेक्चर में है, ठीक है, तो उतना हमको नहीं जाना है। समझ में आया तुम्हें? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? The auditor seek to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement caused by fraud or error. He has to see the effect of misstatement as a whole in totality. तो इंडिविजुअल को भी कंबाइन करना है और इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना है। Obtaining reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement enables the auditor to express an opinion. बेसिकली हम अपने रिपोर्ट में लिख पाएंगे कि हमारा क्या रहा कंक्लूजन on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. The opinion is reported and communicated in accordance with the auditor's finding through a written report known as required by standards on auditing, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली हम ऑडिट रिपोर्ट का एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, उस रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो देखेंगे। अब चलो समरी देख लेते हैं और मैं तुम्हें की वर्ड्स मार्क करवा देता हूँ। इसमें की वर्ड क्या है? इन मटेरियल रेस्पेक्ट, पहला, ठीक है, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ये की वर्ड्स है, समराइज करें इसको फटाफट से। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अगर तुम ये वर्ड नहीं लिख के आए ना तो आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे वी हैव टू स्पेसिफाई कि ये मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से है, फ्रॉड या फिर एरर। Gaining a reasonable assurance lead to formation of opinion whether financial statement prepared on material respect in accordance with the applicable financial reporting framework to report on the financial statement, reporting of opinion in accordance with the auditor's finding। ये चारों पॉइंट अपन अपने नोट्स में ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसको ऐसा भी हेडिंग मार्क करना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 200, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हेडिंग डाल देना, मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसे 200 क्या है, 300 क्या है, ये कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते। क्लियर है क्या? क्लियर है। आज के लिए ओके, ये इनकम्प्लीट है, ये रिपोर्ट हो गया, यहाँ पे ये कम्युनिकेट हो गया एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, ये हो गया। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, तुम्हारा सेल्फ रीड था वो। पॉइंट नंबर 3 मैंने तुमको कवर करा दिया था, व्हाट इज ऑडिट, कि एज एन ऑडिटर हम क्या इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड ना करे। पॉइंट नंबर 4 मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, जो मैं तुमसे स्टार्टिंग में पूछना भूल गया। जिसने वो रीड नहीं किया ना, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि नहीं किया, जिसने किया वो बोल देना मैंने कर दिया। पॉइंट नंबर 5, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो मैंने तुमको पढ़ा दिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ऑडिट का स्कोप क्या होता है तुमको पढ़ा दिया, एक चार्ट समझाया था, प्रोसेस, कंट्रोल्स, ट्रांजेक्शन, सपोर्टिंग एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम, फिर जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू। याद आ गया? ठीक है, ये हमारा स्कोप हो गया था। फिर हमने कहा था स्कोप में क्या नहीं आता है, तो वो भी क्लैरिटी था। क्या नहीं आता है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, हाँ, क्वेश्चन यहाँ बनेगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आगे जाके करेंगे। अभी पॉइंट नंबर 7 मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, आज तुम्हें मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड दूंगा कि हम क्या होता है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड में कोई बात लिखते हैं ना, तो हम ऐसे हवा में नहीं लिख सकते कि हमने बोला कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, तो हमें कहीं ना कहीं रीज़न लिखना पड़ेगा ना कि हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देंगे। तो हमने ये दिखाने की कोशिश करी दुनिया को स्टैंडर्ड के अंदर कि यार हमारी कुछ लिमिटेशंस है ऑडिट के अंदर। पहली लिमिटेशन ये होती है कि ऑडिट की एक लिमिटेड फीस है, ठीक है। लिमिटेड, तो अगर फीस लिमिटेड है तो मैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज लिमिटेड लगा पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कंपनी ऑडिट करनी है तो 50 या 100 या 200 लोग लिया है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मुझे ऑडिट कंप्लीट करनी होती है। सेकंड चीज़, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है बॉस। क्या होता है 31 मार्च को एक तरह से अपना वो ईयर एंड डेट है, उसके बाद में क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, उसको 15-20 दिन, 1 महीना लगता है, उसके बाद में वो हमें फाइनेंशियल देगा। देन ही गिव्स अस कट ऑफ ऑल्सो कि भैया मेरी बोर्ड की मीटिंग इस दिन है, तो उस दिन से पहले पहले मुझे ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। सो आई हैव ए लिमिटेड टाइम ऑल्सो। थर्ड लिमिटेशन है कि यार ऑडिट मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर मान लो मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बताई, पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में। इफ़ यू इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हाइड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी, ओके, और अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन है, तो यार मेरी ये लिमिटेशन है, उसकी वजह से मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद ऐसा है कि हमें जो एविडेंस मिलते हैं ना, उस पर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई गिव एन एग्जाम्पल, एक क्लाइंट ने तुम्हें एक इन्वॉइस ला के दिया, तुमने मांगा कि मुझे इन्वॉइस चेक करना, तुमने इन्वॉइस देखा, तुमने बोला कि इन्वॉइस बराबर है, तुमने उसका अकॉर्डिंग बोला कि इन्वॉइस बराबर है, पर रियलिटी में वो इन्वॉइस डुप्लीकेट था, फर्जी था, क्लाइंट ने खुद बनाया था, ठीक है। हम एक्सपर्ट नहीं है ना भैया, हमारे पास वो सब एक्सपर्टीज नहीं है टाइटल देख के यार कि ये सब बराबर है कि नहीं है। क्लाइंट ने अगर कुछ इंटेंशन उसका फ्रॉड करने का है, तो शायद हमारे प्रोसीजर उसके फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए। और अगर किसी कंपनी का या क्लाइंट का टॉप मैनेजमेंट वो अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना, तो भैया फ्रॉड पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। सत्यम के केस में क्या हुआ था कि जो नीचे के एम्प्लॉयज़ है ना, वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, कंपनी के CEO CFO लेवल तक के जो टॉप लेवल के लोग थे ना, वही सारा हेयर फेयर कर रहे थे। और जब टॉप लेवल के लोग ये करते हैं ना, उनको कौन बोलने वाला है, सब पावर उनके पास है, सब कंट्रोल उनके पास है, उनको कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता। when the top level of management is involved in a fraud, then it become tough for auditor to find out कि वहाँ बड़ी मिस्टेक या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ही प्लान तरीके से होते हैं। फ्रॉड करना इजी नहीं है, फ्रॉड करने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को टैम्पर करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है, पूरा एक सीन क्रिएट करना पड़ता है।
ठीक है। तो ये सब हमारी बहुत सारी लिमिटेशन है, इसकी वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते, एंड दैट्स वाई वी गिव अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि हमारे ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है उसके बारे में लिखो। एक क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि क्यों हम ऑडिट में एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, देन वी विल हैव टू एक्सप्लेन कि हमारी ये है इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ठीक है, तुम्हें फंडामेंटली ये पॉइंट समझ में आया। सिमिलरली मैं तुम्हें कल अच्छा एग्जाम्पल देके, अगर मुझे कोई रील्स या वीडियोस मिले तो वो लेके आऊँगा, ताकि इट विल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इन योर माइंड एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट। ठीक है, अभी कैमरा बंद हो गया है तो इसके साथ में हमारा लेक्चर आज यही स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, मज़ा आया, आप कमेंट में ज़रूर बता के जाना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।